आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में हम PRL राजभाषा अमृत व्याख्यान जिसे पर्व करते हैं, इसकी शुरुआत हमने जून 2023 में किया और ये लगातार इसका हम हर एक महीने आयोजन करते हैं। कभी कभी ऑनलाइन, कभी कभी ऑफलाइन भी करते हैं। और यह एक हिंदी में श्रृंखला है। मुख्यतः हम जो है इसका जो व्याख्यान का जो भाषा रखते हैं वो हिंदी रहता है और इसमें हम कई प्रकार के जो विषय है उसमें उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जैसे विज्ञान और कला है, प्रौद्योगिकी है, साहित्य और राजभाषा है, कॉर्पोरेट व्यवसाय है और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि हम अपने दर्शकों के बीच ला सकें। और आज हमारे बीच ये 17th यानी 70वां जो आज का पर्व है, उसमें हमारे बीच आज व्याख्यानकर्ता के रूप में डॉक्टर नुपुर बेन भाई ओझा, जो कि क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक है, जिप्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में। हम आपका स्वागत करते हैं कि आज हमारे बीच आए आप। और साथ में मैं स्वागत करूंगा मिसेस देविका मधुसूदन का, जो साथ में है। आपका भी स्वागत है। तो आज का जो व्याख्यान का जो विषय है वो है कार्यस्थल पर भावनाओं का संयम एवं समन्वय। हम व्याख्यान शुरू करें इससे पहले मैं हमारे डॉक्टर शीतल पटेल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के जो व्याख्यान करता है उसका परिचय प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हेलो। पर्व के ये व्याख्यान श्रेणी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको परिचय देने वाली हूँ डॉक्टर नुपुर ओझा, जो एक क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट है। क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट, और वो भी हमारे पैनल में होने से काफी लोग जानते भी हैं इनको। ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री ली और महाराजा सयाजी राव जो बड़ौदा में है, वहां से उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल की है। आज वो हमें मैनेजिंग इमोशंस एट वर्क प्लेस के बारे में बताएगी। हमें लगता है कि हम लोग तो यहाँ काम करते हैं 8 साढ़े 8 घंटे, और यहाँ पे इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है, राइट? तो ये आज हमें समझाएगी कि इवन एट वर्क प्लेस, इफ यू आर मैनेजिंग अवर इमोशंस, हाउ इट हेल्प्स एट वर्क एंड एट होम ऑल्सो। साइकोथेरेपिस्ट एक सहयोगपूर्ण और गोपनीय प्रक्रिया है जिसमें मानसिक और भावनात्मक दर्द एवं व्यवहार की गड़बड़ी से जो पीड़ित लोग हैं उनको निदान और आवश्यक सेशंस यानी साइकोथेरेपी सेशंस के साथ उनके मनोभाव को ठीक किया जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि मोर और लेस मन से ही चालू होते हैं, और जो भी हमारा व्यवहार है समाज में वो भी मन से ही है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर नुपुर ओझा को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना व्याख्यान को हम तक पहुंचाए और हमें समझाए कि हम मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर नुपुर ओझा। थैंक यू।
Play video. नमस्ते। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। पीपीटी पूरा प्रेजेंटेशन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इनफॉर्मल, अनकन्वेंशनल एंड आई वांट कि थोड़ा इंटरैक्टिव भी हो। ठीक है, हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट वी आर ऑनेस्ट विथ आवर सेल्व्स। ठीक है, मैं थोड़े जब सवाल पूछूंगी तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जवाब दें। ठीक है, शुरू करते हैं। मैनेजिंग इमोशंस इन द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर भावनाओं का संयम एवं समन्वय। तो अभी ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया मैंने? वर्क प्लेस में इमोशंस मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम आपका जो वर्क है उसके प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। अगर हम अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज या रेगुलेट नहीं करते तो बर्नआउट, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब बढ़ता है, जो ओवरऑल अगेन वर्क पे अफेक्ट करता है। एक एनालॉजी बताती हूँ। इमोशंस को वर्क प्लेस में मैनेज करना ऐसे है जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। वो बताता है, वो गाइड करता है कि कौन से टाइम पे कौन सा इमोशंस, कौन से टाइम पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, राइट? एक भी आउट ऑफ सिंक हुआ, डिसहार्मनी, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें, उसको एक्नॉलेज करें। ठीक है, सो ऑन अ लाइटर नोट, कैसा चल रहा है आप सबका काम, राइट? ज्यादा रिलेटेबल हो गया? ऑलराइट, सो आज का एजेंडा ये है कि विल बी टॉकिंग ऑन कि कॉमन वर्क प्लेस इमोशंस क्या है। इमोशंस के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, फीलिंग्स के बारे में जानेंगे, कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे, प्लस फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव हम वो सारी इमोशंस को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम वर्क लाइफ बैलेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने कुछ केस विनेट्स, थोड़े ओपन एंडेड क्वेश्चंस रख। भावनाएं, इमोशंस, क्या आप अपनी लाइफ को बिना फीलिंग्स, बिना इमोशंस, बिना मूड के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, राइट? क्योंकि ये हमारी जिंदगी का, सोशल लाइफ या फिर इन जनरल लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा मूड और इमोशंस के बारे में रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। हमारी ज़िंदगी पर इमोशंस का कितना गहरा असर है, वो उसकी हमें गहराई भी हम वी डोंट नो अबाउट इट। इमोशन किस तरह हमारे थॉट्स, बिहेवियर, हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग येट कॉम्प्लेक्स एरिया है। मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इमोशंस अक्सर हमारे डिसीजंस को लॉजिक से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जब लोग गुस्सा होते हैं तो
गुस्से में वो मेल भेज दिया या कोई सरकास्टिक कमेंट पास कर दी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम ज़्यादा खुश है, ठीक है, तब रिस्की मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं या फिर ज़्यादा कमिटमेंट कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। अनदर थिंग, जो एक्सपीरियंसेस बहुत इमोशनल होते हैं वो भी बहुत विविडली हम याद रखते हैं। जैसे कि कोई शादी का इंसिडेंट हुआ, कोई ट्रैजिक इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल 9/11, 26 का अर्थक्वेक, उस टाइम पे हाउ डू यू स्टिल रिमेम्बर कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम, आप कहाँ थे, एवरीथिंग हमें सब याद है, क्योंकि इमोशंस मेमोरी को एनहांस करता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में जो भी हमारे इमोशंस आते हैं तो उसका कॉज हमें जानने की ढूंढना चाहिए एंड उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपको समझ में आने लगता है कि मेरे इमोशंस मुझे क्या कहना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए वो रेगुलेट करना बहुत ही आसान बन जाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, emotions are conscious mental reactions subjectively experienced as strong feelings, usually directed toward a specific object and typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body. For example, हमारी लाइफ में इमोशंस ऐसे हैं जैसे GPS, ठीक है। अभी हमने पता है कि ब्रिज में पता नहीं चलता कि GPS में कि ऊपर जाना ही नीचे, फिर भी कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हमारे इमोशंस कुछ कहने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम क्यों उससे भाग रहे हैं? वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना दबाएंगे उतना वो हमारी बॉडी पे असर करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट्स जो इमोशंस को स्टडी करते हैं वो पूछते हैं यही सवाल कि हाउ आर यू फीलिंग, राइट। जनरली जवाब क्या देते हैं? फाइन, ओके, नॉट ओके। अनफॉर्चुनेटली हमारी वोकैबुलरी बहुत ही हैम्पर्ड हो गई है। फीलिंग क्या है? द वे समवन एक्सपीरियंसेस एन इमोशन। फीलिंग वो होती है जो हम इंटरनली महसूस करते हैं और बिहेवियर के द्वारा लोग उसको जज कर पाते कि अच्छा ये पर्सन गुस्से में लग रहा है, ये पर्सन खुश लग रहा है। ये जो फीलिंग व्हील है ये समझाते कि हमारी फीलिंग्स कितनी गहरी, कितनी विभिन्न है, राइट। जितना बेहतर हम हमारे इमोशंस को जानते हैं उतना बेहतर हम अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, राइट। एक एनालॉजी है बहुत ही ब्यूटीफुल कि जैसे हम अपनी जिंदगी के रंग बिरंगी मंजर को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स में कैप्चर कर रहे हैं, राइट। दूसरे शब्दों में है कि जितना उतना ही डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कि उसको रेगुलेट करे, कि उस पे काम करे। जो मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं या फिर मैं जनरली सेशंस में बताती हूँ कि देयर इज दिस एंगर आइसबर्ग, ठीक है। दिखता क्या है? गुस्सा, बट एक्चुअली कितनी सारी बार देयर आर अदर इमोशंस जो गुस्सा पर दिखता है क्या आउटवर्ड एक्सप्रेशन, ये एंगर है। जैसे कि अगर हम अच्छी तरीके से उस पे एनालाइज करें तो पता चलता है कि यू आर सैड, ग्रीफ, लोनलीनेस, यू आर हंग्री, ऐसी बहुत सारी एस्पेक्ट्स। हम डरे हुए हैं, हेल्पलेस है, इनसिक्योर है, डिसअपॉइंटेड है, ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशन हम डील नहीं करते। बाहर क्या दिखता है? गुस्सा। सो द क्रक्स इज कि अगर हम पहचानते पाए कि कौन से इमोशंस से
हमें ऐसा गुस्सा जैसा आता है, तो इजीली हम उस पर काम कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो कैसे डील किया जाए. This meeting is being recorded and summarized. तो वो दोस्त हमें जवाब दे उससे पहले हम भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाते कि यार पता क्या हो रहा है. तो ऐसा क्यों होता है, राइट? बिकॉज ये जो थियोरी है ये बताती है कि मूड जो है इट इज़ वेरी कंटेजियस. अगर काम में भी किसी का मूड ठीक नहीं है तो जो दूसरे टीम मेंबर है उन सबका मूड अफेक्टेड होता है. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है. आपने ऐसे फिल्म्स भी देखी होगी कि फिल्म्स देखने के बाद एकदम बहुत ही सैड सीन है या जैसे फनी सीन है तो हम भी वो महसूस करने लगते हैं, राइट? तो सोशल साइकोलॉजिस्ट ये इफेक्ट को सोशल कंटेजियन कहते हैं और इसे सोशल इन्फ्लुएंस का एक बहुत बेसिक फॉर्म समझते हैं. ये मतलब दूसरे पे प्रभावित भी कर सकते हैं हमारे मूड. तो आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है हमारे मूड. जब हम दूसरों में इमोशंस ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनके फीलिंग्स को फिजिकली वो मैच करने लगते हैं. जैसे कोई उदास है तो भी हम सैड हो जाते हैं, राइट? अभी ये इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली होती है, इट इज़ फिजियोलॉजिकली वायर्ड. और इसका नतीजा ये होता है कि हम उस व्यक्ति के फीलिंग्स को भी महसूस करने लगते हैं. तो वर्क प्लेस एक प्रोफेशनल सेटिंग तो है पर उसके साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप जैसा है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे फ्रस्ट्रेशंस, हमारे एस्पिरेशंस, हमारी पर्सनल फीलिंग्स सब कुछ जॉब्स के डिमांड्स के साथ मिलती है. अचीवमेंट्स की खुशी से लेके सेटबैक्स तक इमोशंस हमारे वर्क एक्सपीरियंस को शेप करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ जैसे बताया गया है कि अ, एक टेबल पे बैठे हुए हैं, सबको एक काम करना है बट मन में हम सब कहीं और है. जैसे एक पर्सन है जो हु इज थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑन वेकेशन इन 2 days. तो सॉर्ट ऑफ ऐसे एस्केपिज्म हुआ कि जो काम सामने है उस पे मेरा ध्यान नहीं है. मैं फैंटेसाइज कर रही हूँ कि इससे बेहतर कोई जगह है, वहाँ आई एम प्लानिंग टू गो, तो आई एम नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो ये स्ट्रेस और बर्नआउट के टाइम पे ऐसा बहुत होता है. डिप्रेस्ड अबाउट क्रिटिसिज्म. ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक नेगेटिव कमेंट, क्रिटिसिज्म जो बहुत फ्रीक्वेंटली हो चुका है वर्क प्लेस पे, उसकी इम्पैक्ट कितनी गहरी होती है. और वो एक पर्सन को डिप्रेशन तक भी ले जा सकता है, राइट? हमें नहीं पता कि एक नेगेटिव फीडबैक कितना वल्नरेबल और इमोशनल टोल ले सकता है कोई पर्सन पे. देन वी हैव के अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट. कि कितने सारे लोग क्या होता है कि मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई बट अगर मैं बोलूँगी तो कैसा लगेगा सामने वाले को. तो बीटिंग अराउंड द बुश, नहीं नहीं बात ही नहीं करनी है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है. बट लॉन्गर रन में ये हेल्प नहीं करेगा, राइट? कोपिंग मैकेनिज्म ये आपको बदलनी पड़ेगी. एंड देन देर इज द पर्सन हु इज टायर्ड ऑफ एवरीवन्स फीलिंग्स के यहाँ से निकलना है. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन कि क्या आपने कभी भी काम पे ऐसी कोई स्थिति का अनुभव किया है जहाँ आपकी इमोशंस ने आपके वर्क परफॉर्मेंस पे और जो कलीग्स के साथ रिलेशंस है उसको अफेक्ट किया हो, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया हो?
Can we have? Yes, ma'am. सर आप एग्जांपल दे सकते हैं? Of course I Hypothetical can. Of example course दे- I can. Of course I can. But अभी हाँ मतलब जब भी एक वर्क पे सर ऐसा होता था कि we were recruiting. We have to conduct an exam at 10 centers across India. We are controlling from here. There is a huge work pressure on our team, not on me alone, on our team. जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे वन आफ्टर अदर वी वेर सॉल्विंग, तो रिलेटिवली मतलब प्रेशर बिल्ट हो जा रहा था। तभी क्या होता था कि किसी को नॉर्मली भी बात करो उनको लगता था कि शाउटिंग कर रहा है। तो इट वाज नॉट फेल्ट दैट टाइम, लेटर ऑन इट वाज फेल्ट दैट कि हमारे ऊपर प्रेशर था और प्रेशर की वजह से हमारा मूड खराब होता था, फीलिंग्स खराब होती थी। हमारा नॉर्मल बात भी सामने वालों को, सबॉर्डिनेट्स को या कोलिग्स को लगता था कि ये डांट रहा है या ऐसे चिल्ला के बात कर रहा है, ये सब होता था। थैंक यू सर। कोई और एग्जांपल्स? मतलब ये ऐसे एक पैटर्न टाइप है, एक इंसिडेंट नहीं है कोई। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत बार वी आर नॉट वेरी काइंड टू पीपल एट वर्क, वी ओवर रिएक्ट, sometimes that reaction is not required even if somebody is new or is making some mistake। मतलब वो ऐसे वॉलेटाइल सा कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आता कई बार कि इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती है बहुत बार चीज़ों को। सो आई थिंक इट what happens is that it breaks the trust within the organization and also within the team। You'll think twice before expressing yourself। so अंदर अंदर सब सिमर हो रहा है but वो कभी ऐसे volcanic उसमें आएगा and it is not required। so I mean that is my observation in many situations, like it's not related to work pressure also, it has just become probably our way of expression and I don't know how to deal with it। like I can deal with myself but you don't know like when it is happening so frequently around। so I think it does affect overall environment within the organization, and also your interpersonal relationships, they get affected। like you would not want to be beyond a colleague with a person who is in that zone always। so yeah, that would be like one example। तो जैसा मैम आपने बताया, एनीवन एल्स? ओके। तो एक चीज जैसे मैम ने बताया वो मैंने ऑब्जर्व की है कि व्हेन आई टेक सेशंस इतने सालों में, कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं ज़्यादा, तो उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इश्यूज होते हैं। एक दौरान था जब मुझे एक ही जैसे पीआरएल के आ रहे, दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के आ रहे, बट इट्स अ गुड थिंग कि आप एटलीस्ट रीच आउट तो कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। सो जैसे हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ है, एज अ लास्ट रिसोर्ट। एंड आई फील के
बिकॉज आप ये बैकग्राउंड से है तो आपका रिसर्च ओरिएंटेड और वो लॉजिक वो बहुत ज़्यादा हमेशा काम करता है। तो हमेशा जानना है कि वाई इज दिस हैपनिंग, मेरे को क्यों नहीं पता कि इसके वजह से ये हो रहा है। बट समटाइम्स यू नेवर नो वाई। और ऐसा नहीं होता कि अभी कुछ हुआ उससे तकलीफ हुई, राइट। मेनी अ टाइम्स के थ्रेशोल्ड बिल्डअप होते जा रहा है पहले से, अगर आप देखा जाए तो सिम्टम्स दिखते हैं। इट्स जस्ट कि अभी ऐसी सिचुएशन आई है कि वी कांट टेक इट एनीमोर। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। सो पॉजिटिव इमोशंस के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। वो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करती है, वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा करती है, प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हैं, कलीग्स के साथ अच्छा बॉन्ड रहता है। अगर हम खुश रहते हैं तो वो पर्टिकुलर केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है एंड हमें ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, राइट। जब हम पॉजिटिव इमोशंस महसूस करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज़ पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं एंड जब और फिर हम क्या होता है कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से देख सकते हैं और संभाल सकते हैं इफ़ अगर क्राइसिस सिचुएशन आया तो, राइट। ये भी उतना ही ज़रूरी है कि कंपनीज है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो अपने स्टाफ को अपॉर्चुनिटीज़ दे उनके पैशन को फॉलो करने के लिए, या फिर उनको अगर दे वांट टू गेट अपस्किल्ड, करियर में आगे बढ़ना है, तो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मिलके बात करके उस पे काम करना ज़रूरी है। क्योंकि जब मैनेजमेंट इन अकम्पलिशमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का समय निकालती है तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, लॉयल्टी मजबूत होती है एंड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम करने में प्रेरित करता है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वो माहौल बनाए रखें हम। मैंने से एक दो कंपनीज में देखा है, जैसे एचआर वाले जो होते हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि काम होता रहेगा ये जो 8-9 घंटे का है, बट आप अपने पैशंस को इक्वली टाइम दो। लाइक लेजिट अगर मैं पूछूं आपकी हॉबीज़ क्या है और कैसे आपको टाइम निकालना पड़ता है आपकी हॉबीज़ के लिए, लास्ट टाइम कब था आपने आपकी हॉबीज़ को गिल्ट फ्री एंजॉय किया, वर्क प्रेशर को साइड में रख के। साइलेंस इज ऑल्सो एन आंसर। ऑलराइट, ओके। अनदर क्वेश्चन कि काम के दौरान तनाव में मतलब आपने कैसे मैनेज किया है अपने आप को, क्या स्ट्रैटेजीज आपने यूज की है कि दैट हैज हेल्प्ड यू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेसफुल टाइम्स एट वर्क। साइलेंस, व्हाट एल्स? एंड क्या साइलेंस से हेल्प किया या फिर प्रॉब्लम और बढ़ी? सॉरी, टाइम में, पर फिर वही चीज वापस डबल दुगना होके आगे आती है। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि इग्नोर एस्केप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। पर फिर वो क्या होता है कि आपको वो लूप में बनाए रखता है कि एवरी सिंगल टाइम प्रॉब्लम आया अवॉइड किया, तो तब फॉर द टाइम बीइंग जैसे सर ने बताया खुश हो जाती कि अरे अभी नहीं आ पा रहा, बट नेक्स्ट टाइम आपको और डिफिकल्टी होगी वो चीज़ फेस करने के लिए। साइलेंस के अलावा और किसी ने कोई अलग स्ट्रैटेजीज यूज की है? दैट्स ग्रेट।
Yes. Hello. Yes. Do HR policy uh, adopted by any organization will affect the stress level? Because if there is a takehold in the organization, the old regime and new regime will not coordinate with each other. Do that environment affect the work? हाँ, क्वेश्चन आंसर पे बात आएंगे एंड ये क्वेश्चन आई फील वी कैन हैव ऑफ रिकॉर्ड. कैन वी चेंज? ओके, एक केस दिया है, ठीक है. अ 32-year-old मेल एक आईटी कंपनी में काम करते हैं पिछले 5 सालों से. स्टार्टिंग में बहुत ही हाईली मोटिवेटेड, काम करना पसंद है, एंथुसियास्टिक है, बहुत अच्छा डेडलाइंस मीट होती है, एवरीथिंग गुड. बट थोड़े टाइम से उन्होंने एक जॉब सेटिस्फेक्शन कम, वो डिक्लाइन होने लगा है, प्रोडक्टिविटी एंड फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है. तो सिम्टम्स जो है कि डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, वो क्लाइंट ने ऐसा देखा कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ, कि काम ठीक से नहीं हो रहा, अटेंशन कंसंट्रेशन हैम्पर्ड है और डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं. इंक्रीज्ड एब्सटेंटिज्म, ज़्यादा सिक लीव्स लेते हैं और ऐसा बताते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स है. तीसरा है कि पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क. तो उनको ऐसा फीडबैक दिया जाता है सुपरवाइजर से कि काम ठीक से नहीं हो रहा, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, एरर्स बहुत सारी है. नेगेटिव एटीट्यूड, बिकॉज वो इतने इरिटेबल हो गए हैं तो वो कॉलीग्स के साथ भी बहुत ही इम्पेशेंट हो गए हैं और फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होने लगे. लैक ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज ये सब हो रहा है, उन्होंने जो पैशन था काम के लिए वो अभी नहीं रहा, ऐसे काम करने का मन भी नहीं करता. अभी उसकी असर, ये जो सिम्टम्स हैं उसकी असर उनके काम पे कैसे करे, तो है कि उनका कलीग्स के साथ हैम्पर हुआ रिलेशन, प्रोडक्टिविटी वाज हैम्पर्ड बिकॉज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया. तो जो दूसरे टीम मेंबर्स है उनका वर्कलोड ज़्यादा हो गया. अभी ये सब से उनको जाने की मन ही नहीं होता, कि पूरा लूप बन गया, कहीं से भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा. सो देन दिस पर्सन सीक्स हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट. तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो असेस करके ये सारे मुद्दे पे काम करते हैं. कि पहला उन्होंने देखा कि जॉब डिससैटिस्फैक्शन, तो मे बी जो क्लाइंट है उसको अनफुलफिल्ड लग रहा है जो करंट रोल दिया गया है उसके बारे में, या फिर करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज में उनको लग रहा है कि लैक जैसा लग रहा है. देन देयर इज वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज, कि पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस शायद उनको प्रोफेशनल लाइफ में वो इम्पैक्ट कर रहा है. पर्सनालिटी फैक्टर्स, कितनी सारी बार हमारी पर्सनालिटी फैक्टर्स जो होती है वो बहुत सारी बार अफेक्ट करते हैं. जैसे शायद ये क्लाइंट का ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसे ट्रेड्स होंगे जो उनको ज़्यादा ससेप्टेबल बनाता है कि वो स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो. ट्रीटमेंट प्लान, अभी साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं कि कैसे इस पे काम किया जाए. तो फर्स्ट थिंग इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ऐसा होता है कि थॉट्स, फीलिंग्स और हमारी एक्शंस वो इंटर रिलेटेड होती है. कौन से सिचुएशन में कैसे थॉट्स आते हैं उस प्रकार से हम फील करते हैं, उस अकॉर्डिंगली वी बिहेव. फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन देना था, तो द फर्स्ट थॉट दैट कम्स के
हाउ विल इट बी, कैसा होगा, लोग क्या जवाब देंगे, क्या पूछेंगे, व्हाट, हाउ विल आई फील उससे। मुझे अगर एंग्शियस भी फील हो सकता है, नर्वस फील हो सकता है। एक्शन वुड बी, शायद मैं अवॉइड ही कर दूं, बहाना बना दूं, जैसे अवॉइडेंस, पर फिर तब वो चल जाएगा, बट देन इट विल कीप अस इन द लूप। तो यहाँ क्या हुआ कि जो थॉट्स है उसको मैंने फैक्ट मान लिया, कि मैंने सोचा कि लोग सवाल पूछेंगे और मुझे नहीं आता, तो मतलब ऐसा ही होगा। तो इसको हमें काउंटर करने के लिए आई हैव टू कम हियर, यू हैव टू बी इन दैट सिचुएशन टू चेक। तो यहाँ पे भी ये क्लाइंट के बारे में वी विल वर्क ऑन द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। देन देयर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, मेडिटेशन है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है, वो हेल्प करेगा। लास्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी पर्सन का अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे तो इट कैन हेल्प अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सकती है। अगर हम क्लाइंट के जो अंडरलाइंग इश्यूज है उसको एड्रेस करें, ना कि ऊपर जो सुपरफिशियल जो प्रॉब्लम से लेके आए हैं, तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, उसको फ्यूचर में भी हेल्प कर सकता है। वॉल्टर कैनन एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट और उसके रेगुलेशन के बारे में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए है। ही इज फेमस फॉर द वर्ड होम्योस्टैसिस, के बॉडी की एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के होने के बावजूद स्टेबल इंटरनल स्टेट मेंटेन होता है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च किया था। उन्होंने ये बताया था कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं दैट आर केपेबल ऑफ कॉजिंग अ डिजीज, और जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो एक्सेप्ट करता है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स वो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सो ये दूसरा डोमेन भी है साइकोलॉजी का, हेल्थ साइकोलॉजी, जैसा शीतल मैम ने बताया कि जस्ट साइकेट्री फील्ड में साइकोलॉजिस्ट काम नहीं करते, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, कि हाउ अगर रेजिलियंट है क्लाइंट, उनका स्ट्रेस लेवल मेंटेन्ड है, तो उनकी रिकवरी भी बेटर होती है। फिलिप बार्ड भी एक रिनाउंड अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इमोशंस के अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। फिलिप बार्ड अलॉन्ग विथ कैनन, वॉल्टर कैनन, उन्होंने कोलैबोरेट करके एक वॉल्टर कैनन थ्योरी डेवलप की है जो इमोशंस की और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को साइमल्टेनियसली अराइज करते, तो उस पर हम बात करेंगे। ऑलराइट, अभी जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेन में स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने से गाड़ी आ रही है, कोई डेंजर वाला सिचुएशन है, तुरंत मेरी जो सेंसेस है, माई आईज, माई ईयर्स, उसको देखती है, फिर क्या करती है, उसको भेजती है एमिगडाला को, वो इन्फॉर्मेशन एमिगडाला को जाता है। अभी एमिगडाला जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करता है, इमोशनल प्रोसेसिंग, सॉरी। तो फिर वो इंटरप्रेट करता है दैट इमेज, दैट साउंड, और फिर समझ में आता है कि इट परसीव्स कि ये तो डेंजर है। जैसे ही परसीव किया डेंजर है, तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। अभी हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इट्स लाइक अ कमांड सेंटर, बिकॉज स्ट्रेस वाला सिचुएशन वाज परसीव्ड, तो वो पूरी बॉडी को तैयार करता है टू वर्क ऑन इट। तो क्या होता है कि नर्वस सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ये थ्योरी 1920s और अर्ली 1930s में इन्होंने प्रपोज की थी।
जिसको फाइट और फ्लाइट भी बताते हैं। तो क्या होता है कि एड्रेनलिन ज़्यादा शूटअप होता है और उससे हार्ट बीट तेज़ हो जाना, पैल्पिटेशंस, पसीना ज़्यादा होना, तेज़ से सांसें लेना, अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ जाना, वो सब हम महसूस करते हैं। द थिंग इज ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब क्या हो गया। बट द मेन क्रक्स इज कि ये हमें डेंजर से बचाने के लिए काम करता है। अब अभी क्या है कि सालों पहले ये जो फाइट और फ्लाइट की जो बात है वो किस लिए था कि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए था, राइट? अगर एनिमल आ रहा है तो मतलब लड़ना है या भागना है, ठीक है। अभी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो सालों पहले तो वाइल्ड एनिमल्स और वो सब थे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए। अभी अगर अब देखा जाए, अभी भी हमारा फाइट और फ्लाइट ये सब बहुत ही ट्रिगर्ड रहता है। वाई? अभी तो इतने फिजिकल डेंजर नहीं होते, तो क्यों ऐसा कि हम हमेशा ऑन एज रहते हैं, हमेशा बहुत ही अलर्ट रहते हैं? अनफॉर्चुनेटली बॉडी कैन ऑल्सो ओवर रिएक्ट टू स्ट्रेसर्स जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, राइट? जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, कोई वर्क प्रेशर हो गया, फैमिली कोई डिफिकल्टीज हो गई, तो बिकॉज मैं परसीव करती हूँ वो सिचुएशन एज लाइफ थ्रेटनिंग, मेरा बॉडी भी वही सिग्नल्स लेने लगेगा और वही सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस इसका एक मेन रीज़न है कि जब हम बार बार छोटी छोटी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं तो बॉडी उसको बहुत मेजर वाला स्ट्रेस समझने लगता है। अनदर थिंग, ओवर थिंकिंग, जो जो बहुत ही कॉमनली हमने नोटिस किया है। हमारी थॉट्स और वरीज बॉडी को सिग्नल देने लगती है कि मतलब सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, ओवर पावर कर देगा, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगेन हम बिलीव कर लेते हैं। सो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंटेंसिफाई हो जाता है। लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, अगर हम अपने इमोशंस को इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं करते तो छोटी स्ट्रेस वाली सिचुएशन भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और हम शायद, जैसा मैम ने बताया, कि वी स्टार्ट ओवर रिएक्टिंग टू इवन माइनर थिंग्स। ऑलराइट, so how can a psychologist help you in this situation? बहुत ही इजी, बहुत ही कॉमनली यूज्ड ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो हमारी 5 सेंसेस है उस पे काम करते हैं। अभी मोस्टली क्या होता है कि हम हमारे थॉट्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मन में कुछ और चल रहा है, तो हाउ शैल आई कम बैक टू माई सेंसेस, हाउ कैन आई कम बैक हियर? तो ये टेक्निक्स है। 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, तो जैसे मैं 5 चीज़ जो मैं यहाँ देख सकती हूँ। 4 थिंग्स दैट आई कैन टच, 3 थिंग्स दैट आई कैन हियर, 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल एंड 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट। उससे क्या होगा कि विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट हेल्प ऑफ एनी समवन, हम वापस यहाँ आ सकते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। हेल्दी डाइट, हाई क्वालिटी स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं और हमें ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस महसूस होते हैं। और इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे सर ने बताया, कि स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आपको आउटलेट प्रोवाइड करता है कि हमारी इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए। मेडिटेशन, योग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। डैनियल गोलमैन, अभी डैनियल गोलमैन ही इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ऑथर। उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने में एक रिवॉल्यूशन लाया। किसी ने उनका नाम सुना है?
डैनियल गोलमैन, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया है, विच वाज द इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। उनका ये कहना है कि वर्क में आई मीन इमोशनली रेगुलेशन होना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही सेड कि हमारे कैसे जो इमोशंस है वो हमारे थॉट्स को, डिसीजन मेकिंग को और हमारे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक आइडिया यही है कि कैसे हम अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी मायने रख के भी। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के इमोशंस को डिसरिगार्ड कर दूं और मेरा मैं रेगुलेट कर दूं, ऐसा नहीं होता। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस से वी कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, रिएक्टिविटी कम होती है हमारी और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग बढ़ता है। स्टार्टर्स के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बेटर कम्युनिकेटर्स होते हैं। अभी गुड कम्युनिकेशन इज द की टू एनी इशू। सो जैसे सोचिए कि कोई एम्प्लॉय नर्वस है, उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू किया कलीग्स के सामने, बहुत ही नर्वस हो गए, तो वो कुछ बोल नहीं सकते, चुप हो गए एंड थॉट्स आने लगे कि सब लोग क्या सोचते होंगे, सब लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। तो पर ये सिचुएशन में अगर इमोशनली इंटेलिजेंट जो एम्प्लॉय है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है, देयर इज नथिंग टू वरी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते हैं एंड आई कैन कम इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट वो सिचुएशन मेरे पे हावी ना हो, ओवरवेलमिंग बिना। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको बेटर ग्रिप होती है हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय ने कोई एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ठीक से मेरा रिकॉग्नाइज नहीं करते मेरी एबिलिटीज़ को, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सरकास्टिक हो जाते हैं, कोई अग्रेसिवली कोई ईमेल भेज दिया, पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स पास करना। ऑन द कॉन्ट्ररी ये इससे क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा और वर्क प्लेस की इमोशंस वो भी डैमेज होंगी। ऑन द अदर हैंड जो इमोशनली कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा क्या महसूस हो रहा है, किससे उसको तकलीफ हो रही है और बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रेजेंट करेंगे। बट यही है ना कि अगर मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ तो हाउ विल आई एक्सप्लेन इट टू अदर पीपल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब ठीक से कन्वे करते हैं हमारी कंसर्न्स को, इवन दो आपका और आपके मैनेजमेंट का वो और एक यू आर नॉट ऑन सेम पेज, बट इट डिपेंड्स कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, अभी वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट तब से शुरू हुआ जब से विमेन स्टार्टेड द वर्क फोर्स, क्योंकि इनिशियली क्या था कि मेन वर पर्टिकुलरली द ब्रेड अर्नर्स एंड वही काम कर रहे थे एंड विमेन इनफॉर्मली काम कर रहे थे। बट देन लेटर ऑन विमेन फॉर्मली दे वर एम्प्लॉयड एंड दे हैड टू वर्क। तो रिजल्ट क्या होगा कि दे हैड टू जगल बिटवीन देयर हाउसहोल्ड चोर्स एंड वर्क। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फिलहाल वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट सिर्फ विमेन तक सीमित नहीं है, एवरीवन गोज थ्रू इट। अभी वर्क के चेंजिंग डिमांड्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है काम के, तो उससे हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे देखा है कि आई हैव अ क्लाइंट जिन्होंने प्रमोशन हुआ, वेरी गुड पोजीशन, पर टीम बदल गई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। अभी पहले
ही यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, अभी उनको डिसीजंस लेने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही बढ़ गई, तो घर पे आके काम करते हैं, नींद नहीं आ रही, बहुत एंजाइटी होती है। तो द थिंग इज के एंड द गुड पार्ट इज के द पर्सन इज सो एम्पैथेटिक कि मुझे पता है कि वर्कलोड बहुत है, तो वो अपने टीम मेंबर्स को भी नहीं देते कि मुझे पता है कि ये डेडलाइन मीट नहीं होगा, तो वो खुद अपने पे बहुत सारा प्रेशर लेते हैं, घर जाके काम करते हैं, वीकेंड्स आता है तो वो ऐसा हो जाता है कि अच्छा वीकेंड्स में मैं ये सब खत्म कर दूंगा। प्रॉब्लम ये होता है कि आज का टास्क खत्म हुआ या कर रहे हैं, पहले का बाकी है, नए 2 टास्क आ जाते हैं, सो प्रायोरिटी सेट नहीं होती कि कौन सा चीज़ पहले करें। सो हम सब लोग बहुत ही अलग अलग रोल्स परफॉर्म करते हैं लाइफ में, वर्क में हो गया, पर्सनल लाइफ में हो गया, और सबकी जो डिमांड है शायद ओवरलैप हो जाती है, उससे बहुत इश्यूज आते हैं। पीपल शुड बी एबल टू commit equal amount of time and energy to all roles. एक दूसरा assumption है कि जनरली हम ज़्यादातर टाइम डेडिकेट कर देते हैं वर्क डोमेन को। डू यू अग्री? करते हैं, नहीं करना चाहिए। सो इंटरेस्टिंगली, इवन दो इट इज़ एन अनरिटन रूल, हम सब कहीं ना कहीं ज़्यादातर टाइम एंड एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि इतनी सी एनर्जी है, कितनी जगह हम बांटेंगे, राइट? सो इम्बैलेंस से दूसरे डोमेन्स बहुत अफेक्ट होते हैं, स्पेशली पर्सनल डोमेन। जो लोग के पास ज़्यादा टाइम लाइक पर्सनली होता है डोमेन में, उन्होंने हायर जॉब सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट किया है एंड दे आर लेस लाइकली टू रिज़ाइन। वो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए और उनका काम भी अच्छा रहता है। जब कोई एम्प्लॉय का हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो वो लोग दूसरों के भी आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, इवन दो इफ दे डोंट अग्री। दिस मीन्स दैट दे आर ओपन टू कोलैबोरेशन एंड दे कैन वॉइस देयर ओन फीलिंग्स विदाउट बीइंग कॉन्फ्रंटेशनल और डिसमिसिव। तो ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। तो द स्टेप्स आर के प्रायोरिटी करनी चाहिए कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मेरे पर्सनल गोल्स क्या है, मेरे कोर वैल्यूज़ क्या है, उस हिसाब से क्या मैं काम कर रही हूँ, उस हिसाब से क्या मैं टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप से बैलेंस थोड़ा पर्सनल परस्यूट्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में हो सकता है। सेकेंड इज सेटिंग बाउंड्रीज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे एक मेंटर एक चीज़ बोलते हैं कि यू सफ़र बिकॉज यू चूज टू सफ़र, सफरिंग इज अ कॉन्शियस चॉइस। देखिए, पेन होता है, सफरिंग होता है, पेन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बट हम सफरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर हम बाउंड्री सेट करें तो बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डिसाइड किया कि वर्क आवर्स के बाद आई विल नॉट एंटरटेन वर्क कॉल्स, ईमेल्स, या फिर अगर डिमांड ज़्यादा है देन आई विल पुट फॉरवर्ड इट के, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यू हैव टू लर्न टू से नो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आई फील दिस इज द की इंग्रेडिएंट के अगर हम ठीक से टाइम मैनेज नहीं करते, एवरीबडी गेट्स 24 आवर्स, तो वी विल हैव टू फाइंड टाइम के कहाँ मेरी एनर्जी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं कौन से टाइम में मेरी हॉबीज़ पे ध्यान दे सकती हूँ, मेरी लीजर एक्टिविटीज़ पे काम दे सकती हूँ, फैमिली को टाइम दे सकती हूँ। तो अगर प्रॉपर स्केड्यूलिंग हम करते हैं तो इट अवॉइड्स द कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड। Another case study I have,
अ 30-year-old फीमेल कम्स, जो कंपनी में काम करे है पिछले 7-8 साल से, बहुत ही मतलब प्रेज किया जाता है उनको, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एवरीथिंग ग्रेट। बट थोड़े टाइम से उन्हें स्ट्रेस और बर्नआउट ज़्यादा फील होता है। सिम्टम्स जो देखे थे कि फटीग है, तो कॉन्स्टेंटली थके रहते हैं, कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, ओवरवर्क ज़्यादा होता है, लेट आवर्स काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है, पर्सनल लाइफ निगलेक्ट होती है। सोमैटिक सिम्टम्स, हेडेक, डाइजेस्टिव इश्यूज, नींद में तकलीफ, इरिटेबिलिटी, मतलब ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया, इम्पेशेंट हो गए। देन उनका जो पैशन था काम के लिए वो चला गया है, और उनको लगता है कि इट्स द सेम थिंग, मैं घर पे भी वही काम कर रही हूँ, ऑफिस में भी वही काम कर रही हूँ। अभी इससे क्या हुआ कि वर्क लाइफ बैलेंस इशू शुरू हुए, पर उसका जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। बहुत सारे मिस्टेक्स किए, फटीग के लिए था इसलिए, और जो टाइम मैनेजमेंट था वो सब भी ये वायर हो गया। अभी इरिटेबिलिटी से उनका रिलेशंस भी अफेक्ट हुआ उनके टीम मेंबर्स के साथ, एंड अफेक्टिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। द साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव इज कि परफेक्शनिज्म था, मतलब जो शुड्स एंड मस्ट्स होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ओवरवर्क, आई फील आई हैव सीन दिस अ लॉट इन इंडियन कंटेक्स्ट कि बर्नआउट है, ओवरवर्क करना, इट इज़ प्रेज्ड rather than you know work life balance वाला। I was just talking to someone and that person said कि जर्मनी में या दूसरी कंट्रीज में वर्क लाइफ बैलेंस इज स्ट्रिक्टली मेंटेन, 8 घंटे काम करने का, एंड अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर किसी को पता चला कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट यू आर नॉट सपोज टू वर्क, जो मतलब हमारे लिए डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। सो साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि परफेक्शनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड, देन देयर इज फियर ऑफ फेलियर, दैट डर है दैट शी विल लेट पीपल डाउन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, लैक ऑफ बाउंड्रीज, द क्लाइंट हैड डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज बिटवीन हर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो द ट्रीटमेंट प्लान वुड बी टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना कि कौन से सिचुएशंस में उनको ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील होता है, देन वी कैन वर्क ऑन इट। असर्टिवनेस ट्रेनिंग, असर्टिवनेस इज दैट खुद की इमोशंस, खुद के फीलिंग्स को मायने रख के साथ वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग दूसरों के इमोशंस एंड वी कम अ मिड पाथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी बहुत ही अच्छी दोस्त ने डिनर पे बुलाया है, बट ड्यू टू सम कमिटमेंट्स मैं नहीं जा सकती, तो अगर मैं ना बोलूँगी तो बुरा लगेगा, पर मैं जा भी नहीं सकती, क्या करें? तो यू मेक अ कमिटमेंट ऐसा कि बिकॉज ऑफ दिस वर्क आई एम नॉट एबल टू अटेंड, बट नेक्स्ट वीकेंड और पर्टिकुलर डेट और टाइम वी मेक श्योर दैट वील हैव टाइम टुगेदर। सो क्या होगा कि वो सामने वाले पर्सन को भी फील होता है कि वॉट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर गिविंग योर एफर्ट्स। बाउंड्री सेटिंग जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, you have to learn to say no, you have to learn to strictly abide by जो rules and regulations हमने discuss किए। I'll just tell you a personal thing. It happened with when I started my first job. This is my first job. तो मैं घर पे भी काम करती थी, नए नए जॉब पे आए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एंड आई लिटरली सेंस दिस इरिटेबिलिटी बिकॉज यही चीज़ कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि दिस इज अ प्लस पॉइंट बीइंग इन दिस फील्ड कि हमें पता है कि कौन से इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं एंड हाउ वी नीड टू वर्क ऑन इट। तो मुझे लगा कि अभी काम तो बढ़ने वाला है, तो अभी से अगर मैं काम नहीं करूँगी मैं ये मेरे इश्यूज पे, तो आगे जाके तो एम्पलीफाई होने वाला है। सो देन आई स्टार्टेड हैविंग स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, नो वर्क कॉल्स, घर जाके कोई काम नहीं, वीकेंड्स पे कोई काम नहीं, अगर काम करना है तो सुबह जल्दी उठ के करना है। तो आई फील with these minor changes, see, you might
मेक अदर पीपल, दूसरों, अगर हम एक, मैंने बहुत अच्छा कोट देखा था कि अगर हम बाउंड्री सेट करते हैं और अगर कोई दूसरे लोग उससे अफेक्टेड होते हैं, मतलब दैट पर्सन वाज बेनिफिटिंग फ्रॉम मी नॉट हैविंग दैट बाउंड्री, राइट? सो वी कैन मेक सर्टेन पीपल अनहैप्पी, इट्स ओके, बट हमारे इमोशनल रेगुलेशन के लिए, लॉन्गर रन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो you need to stop bottling it up. Vent out emotions, कोई भी आउटलेट हो, फ्रेंड के पास जाके, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके, फैमिली मेम्बर के पास जाके, एनीथिंग. आई रेड समवेयर दैट इमोशंस नीड्स लैंग्वेज, ठीक है? इट नीड्स अ वे आउट. अभी आप आर्ट फॉर्म करो, राइटिंग करो, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू, बट इट नीड्स अ चैनल. क्योंकि क्या होता है, अगर हम हमारी इमोशंस को अच्छी तरीके से अक्नॉलेज नहीं करेंगे, बिलीव मी, आई हैव सीन इन सो मैनी क्लाइंट्स कि इट विल बैकफायर. ऐसा शूटअप होगा व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, और हमें नहीं पता कि ये इमोशन कहाँ से आ रहे, अभी मैं ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ. तो इट इज़ बेटर कि हम पहले से शुरुआत करें. एंड concluding note that feelings are much like waves. We can't stop them from coming, but we can choose which one to surf. Thank you. धन्यवाद. न्यूरोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से जो वर्क प्लेस रिलेटेड जो इमोशंस, उसके कन्फ्लिक्शंस और उसके मैनेजमेंट की जो विस्तृत जानकारी दी, हम आपका अभिनंदन करते हैं. अभी मतलब ये ऑडियंस के लिए मैं ये प्रश्नोत्तरी के लिए ये ओपन करता हूँ. थैंक यू. एनीवन? टुपुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ए वेरी नाइस टॉक. 2 क्वेश्चन मुझे पूछने हैं. एक, आपने जो बताया नो वर्क कॉल्स की बाउंड्री सेट करनी है, और स्पेशली नो वर्क कॉल्स ड्यूरिंग वीकेंड्स, उसमें थोड़ी सी मुश्किल है. नो वर्क कॉल्स की डेफिनेशन भी हमें बनानी पड़ेगी कि किसके कॉल लेने हैं, किसके कॉल नहीं लेने हैं. क्योंकि कुछ लोगों के कॉल्स नहीं लेने से, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, कुछ लोगों के कॉल्स नहीं लेने से हमारा अपार खराब हो सकता है. दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इश्यू ऑफ ओवर थिंकिंग. कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो सिचुएशन या वो चीज़ इमेजिन करने लगते हैं जो उनके साथ शायद कभी होने ही नहीं वाली है. बट बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग वो स्ट्रेस बढ़ जाता है उनका, एंड दैट ऑल्सो एड्स अप. तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? I could answer better way in the second overthinking wala. I'll tell you a simple thing, personal example. मुझे ये व्याख्यान के लिए लास्ट ईयर भी प्रदीप जी ने बताया था. एट दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग, सो आई कुडंट मेक इट. अगर पहले होता तो मैं तो अवॉइड ही करती कि आई डोंट नो साइंटिस्ट के सामने मतलब कैसे करेंगे. बट थैंक गॉड, मतलब साल के बाद अगेन ही रीच्ड आउट एंड आई एम इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड एंड आई कंसिडर्ड इट कि कॉन्स्टेंटली मैं अपने आप को, दिस दिस कंसेप्ट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. हम अपने आप को जिस तरीके से इमेजिन मतलब करते हैं दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ पीपल, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो योर बॉडी विल स्टार्ट टेकिंग दैट सिग्नल्स. आप जो ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं सर, द थिंग इज कि हम अपने थॉट्स को है ना फैक्ट समझते हैं. मेरा थॉट आया कि मैं आई विल गो ब्लैंक, मुझसे नहीं बोला जाएगा, आई स्टार्ट बिलीविंग इट एंड देन आई टेक डिसीजन बेस्ड ऑन जस्ट दैट थॉट. तो आई प्रैक्टिस अ लॉट इन द सेशंस के जो अजम्पशंस पे जो डिसीजन सब बनाते हैं, यू हैव टू काउंटर दैट अजम्पशन. तो क्या होता है कि
मुझे प्रेजेंटेशन देने में डर लग रहा है, तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं एंग्शियस हो जाऊंगी, आई कांट टेक इट, एंड मेरी एंग्जाइटी 1 से 10 में 10 है, एंड मैं तो पहले अवॉइड ही करती हूँ, पर उसको मैं चेक कैसे करूँगी? आई विल हैव टू बी इन दैट सिचुएशन, तो फिर उसको सिचुएशन में जाना पड़ता है, एंड देन वी एनालाइज कि कैसा रहा 1 से 10 में, फिर पता चलता है कि 5, 10, 5, 6 था। सो मेनी अ टाइम्स वी ओवर एस्टिमेट। तो आप जो बता रहे सर कि ओवर थिंकिंग का है, तो वी विल हैव टू काउंटर इट, वी विल हैव टू वर्क ऑन इट, कि कौन से एरियाज में ज़्यादा ये शूट अप होता है। नुपुर जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आपके पास मतलब बहुत सारे पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते होंगे, तो कोई आपको बताता है मैं स्ट्रेस में हूँ, कोई बताता है मैं एंजाइटी में हूँ, कोई डिप्रेशन में वो बताता है। तो फॉर कॉमन मैन एंजाइटी, डिप्रेशन एंड आई मीन स्ट्रेस तीनों एक ही है, लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मतलब आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। डिप्रेशन जो है, अभी आई फील ये बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे हैं, ये आपने जो टर्म्स यूज़ की बहुत लेमैन टर्म्स में सब यूज़ करते हैं। अगर किसी को मतलब साफ सफाई पसंद है, मतलब प्रॉपर हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, तो बोलने कि तुझे ओसीडी है, दैट इज़ नॉट ओसीडी, राइट? डिप्रेशन जो है उसको क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए 6 मंथ्स और मोर कुछ सिम्टम्स होने के ज़रूरी है, तो ही साइकेट्रिस्ट उनको लेबल करता है कि बहुत ही हताशा है, मरने के विचार आ रहे हैं, लो मूड है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन के आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग सैड। जैसे मैंने बताया कि वोकैबुलरी हमारी नहीं है, वी डोंट नो, तो वी शुड लर्न कि व्हाट वी आर फीलिंग, तो ही मैं उसको रेगुलेट कर पाऊंगी। एंग्जाइटी जो है, तो मैं परसीव कर लेती हूँ कि ओवर एस्टिमेट कर लेती हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग, नहीं हो पाएगा। तो एंग्जाइटी में मुझे सारे फिजियोलॉजिकल वो सारे रिएक्शन होने लगते हैं कि पसीना आना, धड़कनें तेज हो जाना। पर अगेन हमें समझना है कि कौन से टर्म्स में एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी है, सेपरेशन एंग्जाइटी है, जो हमने, मेरे पास 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं तो उनको सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। तो ये छोटे छोटे रीजंस हैं। मैडम मुझे बताइए, ये जो आपने absenteeism के बारे में बताया, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे कुछ और थॉट्स आ रहे, ये सब जनरली घर में जैसे पूजा करते तो पूजा आरती तो करते लेकिन दिमाग ऑफिस में होता है, कहीं और भागता है, तो इसको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल देके कुछ समझाएंगे कैसे उससे ओवरकम करें? थैंक यू एडवांस में। साहब बोल रहे हो कि आप जब घर पे होते हो तब आपको ऐसा ज़्यादा होता है कि वर्क रिलेटेड थॉट्स ज़्यादा आते हैं? आई फील उसको ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक उसका कोई आंसर देने के लिए आई विल गिव एन आंसर, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने बताया कि पूजा के टाइम पे ज़्यादा थॉट्स आते हैं। जनरली मैंने ऐसे देखा है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि थॉट्स तब ज़्यादा शूटअप हो जाते हैं व्हेन आई हैव फ्री टाइम। सॉरी, या यस सर, कि सो आई हैव अ क्लाइंट, उससे इट वुड बी इजियर टू एक्सप्लेन, कि शी इज़ वेरी एंग्शियस, वेरी एंग्शियस। तो देयर वाज अ टाइम शी केम एंड उसने बताया कि, और वो किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, पहले 2 सेशन में वो सिर्फ रोई है, कुछ बोलती भी नहीं थी। स्लोली एंड स्टेडली शी मेंशन्ड एक बार कि उसने कोई जॉब इंटरव्यू दिया, रेज्यूमे बनाया, एंड देन शी स्टार्टिंग टू वर्क एज अ टीचर। तो आई मीन दैट्स ह्यूज अचीवमेंट। तो आई सेड दैट देन व्हाट इज द इशू? शी सेड के 2 महीने के बाद ट्रेनिंग है, तो अभी ट्रेनिंग कैसी रहेगी? तो द थिंग वाज कि वेकेशन टाइम आया था, तो जब इवेंट्स होते गए तब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब कुछ शी वाज मैनेजिंग इट, इंटरव्यू दे दिया, रेज्यूमे बना दिया, एवरीथिंग फाइन। पर गैप आया कि अभी 2 महीने बाद शुरू हो रहा है ट्रेनिंग, तब थॉट्स आ गए, तब वी स्टार्ट क्रिएटिंग सिनेरियोज इन आवर माइंड के
व्हाट इफ, क्या होगा क्या नहीं। तो जब दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि जब गैप आता है, व्हेन यू हैव टाइम के यू नो, तब possibilities, assumptions start shooting up. Then it is up to us whether we want to pay attention to it, क्योंकि हम जितना attention thoughts पे देंगे उतने बढ़ेंगे, तो ये हमारे पे है. And again, it's a process that we need to work on to counter that. Thank you, Nupuji, for a very nice talk. I have two questions. Both are interlinked. पहला क्वेश्चन ये है कि जो फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव जो आप बता रहे हो इमोशंस, जो इमोशंस आपका जनरेट हुआ मे बी इन वर्क लाइफ और मे बी इन पर्सनल लाइफ, तो फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो इमोशन एक्सप्रेस कर देता है, मीन्स मैं रिस्पॉन्स रिएक्शन वाली साइकिल पे नहीं जा रहा हूँ, हेल्थ बेनिफिट इज द ओनली प्राइम कंसर्न, कि हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमोशंस जनरेट हुए हैं उसको एक्सप्रेस कर देने वाला ज्यादा बेनिफिशियल है या दबा के रखने वाला, सिकुड़ के रहने वाला? फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया, और एचआर क्या करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा हूँ मैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा बेनिफिशियल है? I personally feel based on my practice और जो मैंने clients के issues देखे हैं, suppression of emotion doesn't work. It needs to have a way out. अभी चैनल कौन सा माध्यम वो हम आप यूज कर सकते हैं कि आई विल जस्ट टेल वन थिंग. एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था कि जो नाजीज को जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का जूइश वालों का, तो दो ग्रुप्स बनाए थे. एक ग्रुप ऐसा था कि जिन्होंने जो भी वट एवर दे हैव गॉन थ्रू, बहुत ही वल्नरेबल थिंग्स दे हैव टोल्ड समवन. एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत बोला नहीं था. एंड अगर उनका वो को रिलेशन, वो जो रिसर्च किया था वो ऐसा बताया कि दे हैड अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड, द वन हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस. सो इट नीड्स लैंग्वेज. अभी यू से इट इन फ्रंट ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, आप रिकॉर्डर में रख दो, कोई फ्रेंड को बोलो, एनीथिंग, बट इट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड फॉर अ हेल्थ perspective as well. The second question was that maybe no, what I have just heard and seen and read it on a social media platform, कि it is seen that those who are not able to express more, they are more prone and vulnerable to get the cancer in future or in a longer term. So is there any relation or is it true? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो होते हैं सर, बट इट्स क्या होता है कि सब हमारी सबकी बॉडी का अलग अलग स्ट्रेस वो पार्ट होता है जो वल्नरेबल होता है. तो डिपेंड्स कि कौन सा अफेक्ट होता है. कितने सारे को स्ट्रेस में बहुत कफिंग हो जाता है, बहुत फीवर हो जाता है. अब इट इज़ नॉट प्रूवन विद द मेडिकल रिपोर्ट्स, बट देन वी हैव टू फाइंड कि कौन से टाइम पे ज़्यादा हो रहा है. Thank you. समय की अवधि को ध्यान रखते हुए मैं एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर नीरज रस्तोगी से करवाता हूँ. मैडम एक मेरा सिर्फ क्वेश्चन है, आपने लास्ट में बात की थी वेंट की, अपने आप को वेंट करने के लिए आपने बोला कि फैमिली है, फ्रेंड्स है, इनके साथ आप मतलब इनके साथ आप वेंट कीजिए. हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक्चुअल फ्रेंड्स मतलब वैसे तो जानने वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आप पूरा एक्सप्रेस कर पाए वो कम होते जाते हैं. और फैमिली को आप नहीं स्ट्रेस करना चाहते हैं कि आप कुछ आपके दिमाग में है, अपना अपना निकाल दिया उनके ऊपर दे दिया, वो नहीं करना चाहते हैं. और क्या तरीके हो सकते हैं अपने आप को वेंट करने के? मैंने ऐसे देखा है कि कोई आर्ट फॉर्म है, आप लिख एनी क्लोज पर्सन ऑफ योर्स, एनीवन, अगर आप सॉरी भाई अगर क्लोज है तो हम अपने काइंड ऑफ स्ट्रेस उसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे. मैं वेंट आउट और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है सर. डिस्प्लेस करना वुड बी मैं मेरा गुस्सा किसी और पे डाल दे, ऐसा नहीं. पर आप जो बोल रहे हो कि क्लोज पर्सन है, बट यू कैन शेयर आपके जो कंसर्न्स है उसको. बट द थिंग इज दैट जो मैच्योर पर्सन होते हैं वो उनको पूछता है दैट आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इमोशनल और एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, आई नीड टाइम. तो व्हाट आई प्रेफर इज कि बॉम्बार्ड नहीं करना है, जैसा आप शायद आर यू टॉकिंग अबाउट इट.
आई फील हम सबको रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो, आई जस्ट होप आई एम अंडरस्टैंडिंग यू राइटली, कि द पर्सन मेरा पूछने का कुल मिला के है कि वेंट करने के और क्या तरीके हो सकते हैं जो आपने बताया उसके अलावा। फैमिली और फ्रेंड्स के ध्यान, देन आई फील yeah, then I feel consulting some professional would be better, where you don't know anyone and there's a way out. Uh-huh. यहाँ की एक दो स्कूल्स में भी स्क्रीमिंग रूम या रेज रूम बनाए गए, मैंने देखा है, एंड आई फील इट इज सैड टू बी ऑनेस्ट. एनीवे, धन्यवाद नुपुर जी जो आपने लेक्चर दिया, और ये एंड दैट इज फॉलोड बाय द वेरी इंटरेक्टिव सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. अब मैं सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर गोस्वामी जी को आपके फैसिलिटेशन के लिए और मतलब टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के लिए बुलाना चाहूँगा. प्लीज आ जाइए. थैंक यू डॉक्टर गोस्वामी जी. अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए ओवर टू डॉक्टर शुभरा शर्मा. धन्यवाद डॉक्टर दानी. सभी को एक बार फिर से नमस्कार. PRL अमृत राजभाषा व्याख्यान पर्व की एक और अनूठी कड़ी के समापन पे हम पहुंच गए हैं, और मुझे इस धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है. समस्त PRL परिवार की ओर से मैं डॉक्टर नुपुर ओझा जी का हार्दिक आभार और कृतज्ञता प्रकट करती हूँ. भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार से व्यक्तिगत और कार्यस्थल में एक सुखद और संतोषजनक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उससे उन्होंने हमारा आज परिचय करवाया, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे खास बात कि कैसे हम लोग अलग अलग तरीकों से अपने जो इमोशंस हैं, भाव हैं, उनको सहज तरीके से अपने जीवन में रख सकते हैं, इसकी एक हमें झलक देखने को मिली. पर्व समिति की ओर से मैं हमारे निदेशक महोदय और PRL डीन के मार्गदर्शन और योजना क्रियान्वयन के लिए भी हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ. साथ ही मैं प्रोफेसर गोस्वामी, डॉक्टर दानी, डॉक्टर शीतल, इन सभी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपनी मौजूदगी दी हमें और सहयोग दिया इस व्याख्यान में. इस कार्यक्रम में PRL सदस्यों की गरिमापूर्ण उपस्थिति और YouTube के लाइव प्रसारण से जुड़े प्रत्येक श्रोता का पर्व समिति की ओर से
विनम्र आभार। बीच में कॉपीराइट की इशू की वजह से हम एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग हमारे यूट्यूब के जो श्रोतागण थे उनको नहीं दिखा पाए, जिसे हम कोशिश करेंगे हमारी टीम कि वो जल्दी उसको सॉर्ट आउट करके यूट्यूब पे वापस डाल पाएँ। पर्व व्याख्यान, PRL अमृत व्याख्यान, वार्ता गोष्ठी आदि के नियमित अपडेट आप इस चैनल से यूट्यूब PRL के यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। इसी के साथ अंत में ये कहना चाहूँगी कि राजभाषा हिंदी का निरंतर प्रसार होता रहे, और इसी आकांक्षा और आप सभी के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं बाहर।